मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें आर्बिट्रेशन के संबंध में बताने जा रहा हूं। आर्बिट्रेशन के संबंध में मैंने 2 और वीडियो भी बनाए हैं जिनमें कुछ जनरल जानकारी दी है। इस वीडियो में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 जो मध्यस्थम और सुलह अधिनियम कहलाता है 1996 का, इसके महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनको बताऊंगा। परिभाषा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये आर्बिट्रेशन क्या होता है। 2 पक्षकारों के मध्य जब भी कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज किसी एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो उसका निष्पादन कैसे होता है, गुण दोष पर निराकरण उसका पंचाट कहलाता है, अवार्ड। और ये पंचाट की कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे वो लिखित में होना आवश्यक है, मौखिक नहीं होना चाहिए। पंचायत अवार्ड में सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, बहुमत के हस्ताक्षर होना चाहिए। सभी जो सदस्य हैं वो मध्यस्थम अधिकरण के उनके पूर्ण दस्तखत होने चाहिए। कारण लिखना चाहिए, क्यों लिखना आवश्यक है, तिथि उस पर डेट डली हो, उसका कारण लिखा जाएगा, उन कारणों को लिखना आवश्यक है। मनमानीपन को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। और उसके अलावा तिथि उस पर डेट उल्लेखित होना चाहिए, उसका स्थान उल्लेखित होना चाहिए। कार्यवाही का स्थान कहाँ होगा, धारा 20 के अंतर्गत कितना ब्याज कौन पार्टी किसको देगी, कार्यवाही का स्थान मैंने बताया। धन पे कोई ब्याज वगैरह है तो उसका भी उल्लेख होगा। इसके अलावा खर्च में क्या सम्मिलित है, कार्यवाही में, गवाही में कौन पक्षकार किसको क्या देगा। ये कुछ ऐसी आवश्यक बातें हैं जो पंचाट में उल्लेखित होना आवश्यक है। दूसरा, न्यायालय में पंचाट को किन आधारों पर आप चुनौती दे सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। धारा 34(3) कहती है आवेदन की समयावधि सामान्यतः 90 दिन की होगी, लेकिन ऐसा कोई कारण यदि लगता है तो 30 दिन तक उसे और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर 120 दिन ये कार्यवाही में रखा गया है। रीजनेबल लेकिन ग्राउंड होना आवश्यक है। दूसरा, पक्षकारों की असमर्थता है, करार की अवैधता है, पक्षकारों को अगर कोई सूचित नहीं किया गया है। दूसरा, अधिकारिता का अभाव है, प्रक्रिया का गठन प्रक्रिया अवैध है तो इसे चैलेंज किया जा सकता है। पंचाट कैसे अपास्त होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा है 18 वर्ष से कम है, कोई पागल है, तो इस आधार पर अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा करार की अवैधता, इलीगल है कोई उसमें एग्रीमेंट में इलीगैलिटी है, पक्षकार को सूचित नहीं किया है, धारा 18 के तहत अधिकारिता का अभाव है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, मध्यस्थम अधिकरण का गठन और प्रक्रिया को अवैध घोषित करने के लिए धारा 10 और 15 में बताया गया है। इसके अलावा विवाद का माध्यम योग न होना, अर्थात न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा, लोक नीति के विरुद्ध है, पब्लिक पॉलिसी के। पंचायत का जो स्तर है और प्रभाव है वो धारा 35-36 न्यायालय की डिग्री उसको समझा जाएगा। ये दोनों पार्टी इस पर बाइंडिंग होंगी। अब मैं जनरल कुछ ऐसी बातें आपको बताता हूं जिनमें, जैसे आर्बिट्रेशन है, सामान्यतः क्या होता है, कई बार दोनों पक्षकारों के मध्य कोई भी अवार्ड होता है तो पार्टीज बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर कर देती है और उसमें जो भी आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा गया है उसका अध्ययन गंभीरता से और बारीकी से पक्षकारों को करना चाहिए। जैसे जो भी मजबूत पक्ष होता है, आपने बैंक से कोई लोन लिया, एग्रीमेंट क्लॉज हुआ और उसमें मजबूत या भारी पक्ष कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकती है, डीलर हो सकता है, तो डिस्प्यूट जब भी एराइज होता है लोग बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो जो एक कहावत है कि तू ही कातिल तू ही मसीहा, अर्थात वही व्यक्ति जो भारी है, कंपनी हो, डीलर हो, बैंक हो, सोल्ड आर्बिट्रेटर उनका वो अपना रख देते हैं, उसी कंपनी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, मालिक या अपने परिचय का जो फेयर नहीं होगा, बायस्ड होता है, कंपनी के पक्ष में निर्णय देगा बाद में। तो ऐसी स्थिति में, और उसमें लिखा रहता है कि हमारी मर्जी से हमें अपॉइंट करेंगे जब भी कोई विवाद उत्पन्न होगा, ये गलत है। तो इस चीज़ को आपको एक तो सबसे पहले इसमें देखना है। प्रॉब्लम में कंपनी का एमडी या डायरेक्टर से कैसे उस न्याय की आप उम्मीद करेंगे, क्योंकि वो तो उनका एम्प्लॉई है या मालिक है या उनके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो वो कोई फेयर जस्टिस, इम्पार्शियल जस्टिस नहीं होगा। और फिर जो अवार्ड हो जाएगा वो आपको मानना आपकी बाध्यता हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अवार्ड, जब भी आप एग्रीमेंट करें उसके क्लॉज को अच्छे से पढ़ लें, अपने वकील साहब को भी दिखा दें, अवार्ड आपको मानना होगा। आर्बिट्रेशन क्लॉज करते समय
जो कंडीशन डली है उसको ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। आर्बिट्रेटर मध्यस्थम की जो प्रक्रिया है वो एक प्रोसेस है जिसके लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 बना हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसी के तहत सारी अवार्ड की कार्यवाही, पंचायत की कार्यवाही होती है। बैंक जैसे लेंडर है विल अपॉइंट दी सोल आर्बिट्रेटर। ऐसे बैंक के जो भी एग्रीमेंट आप लोन के समय करते हैं उनमें लिखा रहता है, अर्थात बैंक अपने हिसाब से जो भी आर्बिट्रेटर है विवाद पैदा होने पर उसे नियुक्त करेगा। यह भी एक गलत प्रक्रिया है। इसलिए आर्बिट्रेशन क्लॉज, जब भी आप इस तरह का कोई भी क्लॉज है उसे ध्यान से एग्रीमेंट के समय पढ़ लें। आर्बिट्रेटर एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। वो वकील हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसका व्यक्तिगत कोई हित नहीं है। दोनों पक्षकारों को वो समान रूप से विवाद पैदा होने पर न्याय दे सके। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मीडिएशन की जो प्रोसेस है वो अलग होती है। उसमें तीसरा व्यक्ति मीडिएटर के रूप में समझौता कराता है, जबकि आर्बिट्रेशन एक समझौता नहीं है। इसको आप अच्छे से समझ लें। आर्बिट्रेशन का ये अर्थ है, एक ये सेपरेट प्रोसेस है जिसमें आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट 1996 के अंतर्गत निर्धारित जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन होता है और कार्यवाही होती है। उसे इस अधिनियम के तहत प्रक्रिया को चलाना होता है और जो भी फैसला अवार्ड दिया जाता है वो दोनों पक्षों के लिए मानना अनिवार्य होता है। जिनमें भी ऐसे एग्रीमेंट में, चाहे वो कमर्शियल हों, चाहे वो किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, और क्रिमिनल मैटर में ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग एप्लीकेबल नहीं होती। केवल सिविल मैटर्स के लिए ये प्रक्रिया लागू होती है और सिविल मामलों में ही ये प्रक्रिया लागू की जाती है, आपराधिक मामलों में नहीं। यह आप ध्यान से समझ लें। दूसरा, आर्बिट्रेशन जो नोटिस है वो सामने वाली पक्षकार, जब विवाद पैदा हो जाता है किसी आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट में, तो वो नोटिस देता है। आप उसको सूचना मिलने पर क्या डिस्प्यूट है, क्या नोटिस में वो लिख रहे हैं, उसको सीरियसली लें। सेक्शन 20 का नोटिस जब आपके पास आता है तो उसको आप सेक्शन 24 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन प्रोसीडिंग 1996 में चैलेंज भी कर सकते हैं। नोटिस मिलने पर सामने वाली पार्टी के द्वारा आर्बिट्रेटर अगर कोई अपॉइंट किया गया है तो आप उसमें आपत्ति भी उठा सकते हैं। और यदि आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और उसने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके केस वगैरह फाइल कर दिया, तारीख निश्चित कर दी, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के कई निर्णय दिए गए हैं कि बिना पक्षपात के अपॉइंटमेंट जो आर्बिट्रेटर का होगा वो होना चाहिए। वो इम्पार्शियल हो, बायस्ड ना हो, दोनों पक्षों के साथ समान न्याय करे। तो आप आपत्ति ले सकते हैं कि हमें ये आपका आर्बिट्रेटर मान्य नहीं है, और क्या वो प्रोफेशनल, उससे कोई रिलेशन तो नहीं है उनके द्वारा जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, ये देख लें। इक्वल वो ट्रीटमेंट देगा कि नहीं, दोनों पक्षकारों के लिए समान रूप से न्याय देगा कि नहीं, पक्षपात तो नहीं करेगा। दूसरा, सोल आर्बिट्रेटर एक अकेला होता है, उसे सोल आर्बिट्रेटर कहा जाता है। एक पक्ष के द्वारा जो आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है, दोनों पक्ष अलग अलग भी अपना अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकते हैं, या दोनों पक्षकार के जो आर्बिट्रेटर हैं वो मिलकर तीसरे भी आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 11 क्लॉज 5 और 11 क्लॉज 6 में आर्बिट्रेशन एक्ट में हाई कोर्ट में भी आप अप्लाई करके आर्बिट्रेटर की नियुक्ति को, उसके स्थान की डायरेक्शन को जो भी इन्होंने अपॉइंट किया है, चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आर्बिट्रेटर है, क्या प्रक्रिया है। आम आदमी आर्बिट्रेशन क्लॉज पढ़े बिना उस पर हस्ताक्षर कर देता है, बाद में ये काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसी स्थिति में जैसा कहा गया है, कानून उसी व्यक्ति की मदद करता है जो कानून की मदद लेना चाहता है। अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहिए। जब भी एग्रीमेंट क्लॉज साइन करें उसे पढ़ लें, नहीं समझ में आए वकील साहब को दिखा लें। आपके वकील साहब धारा 12 और 13 के अंतर्गत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेंगे और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई। आप धारा 34 के अंतर्गत इसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आर्बिट्रेशन की जानकारी के अभाव में आपकी चल और अचल संपत्ति तक जब्त करने की स्थिति बन जाती है और बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसी स्थिति में मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में दिए गए महत्वपूर्ण पंचायत के प्रावधानों को इस वीडियो में मैंने सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है आपका और आपकी सामने वाले पक्ष का अलग अलग भी हो सकता है। दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीनों किसी अन्य आर्बिट्रेटर को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो जब भी आर्बिट्रेटर की नियुक्ति हो, उसमें तू ही कातिल तू ही मसीला जैसी स्थिति न हो कि जो भारी पक्ष है वो अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर रख के फैसला करा दे। तो सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो लिखित हो, हस्ताक्षरित हो, बहुमत के दस्तखत हो, कारण लिखा हो, तिथि निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, क्या ब्याज लगेगा, खर्च में कौन क्या देगा,
सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर लें, अपने अधिवक्ता को दिखा लें और इन कानूनी सावधानियों को रखकर आप एक आर्बिट्रेशन को सफल आर्बिट्रेशन के रूप में कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। वीडियो यदि मित्रों अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने मित्रों दोस्तों को भेजें। और इस वीडियो में यहीं तक। मैं आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश नई जानकारियां प्रतिदिन आपके समक्ष ला रहा हूं। आपका काफ़ी मुझे सहयोग समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।